नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान विषय में हमने विभिन्न भौतिक राशियों के प्रकार, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि तथा पूरक भौतिक राशि तथा विभिन्न मात्रक, मूल मात्रक, पूरक मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के बारे में अध्ययन किया था। आज से हम क्या करेंगे, विभिन्न भौतिक राशियों को समझेंगे और उनके मात्रक, सूत्र तथा वीमा को ज्ञात करेंगे। अब ये जो नया टॉपिक है आपके लिए वीमा, सबसे पहले हम समझेंगे कि वीमा या वीमीय सूत्र क्या है और ये किस प्रकार से भौतिक विज्ञान में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि वीमा या वीमीय सूत्र सबसे बेसिक और सबसे हेल्पफुल टॉपिक है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स के सूत्रों, डेरिवेशन, हर जगह न्यूमेरिकल्स में ये आपके काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीमा या वीमीय सूत्र। वीमा, वीमीय सूत्र। हम यहां पर ये देखेंगे कि आपके पास मूल भौतिक राशियां कितनी थी। हमारे पास मूल भौतिक राशियां थी संख्या में 7। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो मूल भौतिक राशि थी, थोड़ा सा आपको नया भी लगेगा, थोड़ा समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जो हमारी मूल भौतिक राशि थी वो संख्या में कितनी थी? 7। अगर हम उनका क्रम में नाम लिखें तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले द्रव्यमान, सबसे पहले क्या था? मास, फिर बाद में थी लेंथ, फिर क्या था? टाइम, फिर थी करंट, फिर थी पदार्थ की मात्रा मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक था टेम्परेचर। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार हमारे पास मूल भौतिक राशियां कितनी थी? 7 थी। हमने इन मूल भौतिक राशियों को चिन्हित किया था और उनके मात्रक भी बताए थे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और टेम्परेचर का मैंने बताया था केल्विन। तो अब देखते हैं वीमा या वीमीय सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन के बाद में इसको समझेंगे। डेफिनेशन इस प्रकार से है, यहां पर मैं लिख देता हूं टेम्परेचर। किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, आपके पास कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को आपको व्यक्त करना है। किसकी फॉर्म में? आपको मूल भौतिक राशियों की घातों के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि की घात के रूप में लिखना। घात या बोल सकते हैं पावर, घात के रूप में व्यक्त करना। तो जरा रिकॉल करते हैं। कोई भी भौतिक राशि लेनी है और उस भौतिक राशि को हमें क्या करना है? मूल राशियां, ये जो मूल राशियां, 7 मूल राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां हैं, इनकी घात के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको ऐसे तो समझा नहीं जाएगा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम भौतिक राशि ले लेते हैं, लंबाई ही ले लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं लंबाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं लंबाई, तो लंबाई क्या चीज है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य की डिस्टेंस, ये लंबाई हो सकती है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एक प्रकार की क्या है? लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। अब हमें इसका क्या लिखना है? वीमीय सूत्र लिखना है।
तो विमीय सूत्र लिखने के लिए हम पहले दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, एक ब्रैकेट यहां से और एक ब्रैकेट यहां से। फिर हमें क्या करना है, इस लेंथ को मूल भौतिक राशियों की घातों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं यहां पर लिखूं m, यहां लिखूं l और यहां लिखूं t, मोस्ट ऑफ भौतिक राशियों में आपको ये तीन ही देखने को मिलेंगे, m, l एंड t। यहां पे m क्या चीज है, मास, l क्या चीज है, लेंथ, और t क्या है, टाइम। वैसे ये भौतिक राशियां भी काउंट होंगी, लेकिन ये बहुत कम भौतिक राशियों में उपयोग में आती है, उन्हें हम आगे अध्ययन कर लेंगे। तो m मास, l लेंथ और t क्या है, टाइम। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं कहता हूं लंबाई, लंबाई एक भौतिक राशि है। लंबाई भौतिक राशि के पद के अंदर हमारे पास समय नहीं आता है, उसका समय से कोई लिंक नहीं है, तो यहां पे t की पावर कितनी होगी, 0। लंबाई के अंदर द्रव्यमान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहां पे द्रव्यमान की पावर भी कितनी आएगी, 0। लेकिन यहां पे जो लंबाई है वो लेंथ एक बार काउंट कर रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो वहां पर पावर कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब m0, l1 और t0 जो लंबाई भौतिक राशि है उसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, विमीय सूत्र। और 0, 1, 0 इनकी क्या हो जाएगी, विमा, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, घात। अब आप भौतिक इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि, इन्हीं में से हमने उठाया इसको, किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। तो ये तो कंप्लीटली हो जाएगा विमीय सूत्र, और इनकी जो पावर्स है इनको हम क्या बोलेंगे, विमा। तो अभी हमने क्या किया है, केवल विमा या विमीय सूत्र को समझा है, इसकी डेफिनेशन को समझा है। अब हम क्या करेंगे, एक एक भौतिक राशि के अंदर इसको ज्ञात करेंगे। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं क्षेत्रफल। क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल। आपको पता है क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात क्षेत्रफल में दो लंबाइयां हो जाएंगी, एक लंबाई की और एक चौड़ाई की। तो अगर मैं कहूं मेरे को एरिया का क्या करना है, विमीय सूत्र लिखना है, तो मैं पहले दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा, फिर मैं यहां पे क्या लिखूंगा, m, l और t। ये क्या चीज है, मूल भौतिक राशियां हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। अब एरिया में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पावर कितनी आएगी, यहां पर टाइम की पावर 0। मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो पावर कितनी आ जाएगी, 0। लेकिन एरिया में लेंथ कितनी है, एरिया में लेंथ 2 है, एक लंबाई की और एक चौड़ाई की। तो यहाँ पे लेंथ कितनी बार काउंट हो रही है, 2 बार, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 2। इस प्रकार m0, l2, t0 किसका विमीय सूत्र हो गया, एरिया का, और m0, l1, t0 किसका सूत्र हो गया, लेंथ का। तो अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आगे 1 to 1 करके एक एक करके विमीय सूत्र को हम ज्ञात करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल भौतिक राशि उठाते हैं। सबसे पहले हम लंबाई ही ले लेते हैं, लंबाई, यहां ले लेते हैं क्षेत्रफल, और यहां ले लेते हैं आयतन। लंबाई को हम क्या कहते हैं, लेंथ। क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, एरिया। और आयतन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। क्या कहते हैं, वॉल्यूम। इसका मतलब जब लेंथ का नोटेशन दिया जाएगा तो L से दिया जाएगा, क्षेत्रफल का नोटेशन दिया जाएगा A से, और आयतन का नोटेशन दिया जाएगा वॉल्यूम V से। अब देखते हैं लंबाई की डेफिनेशन क्या है। तो लंबाई की नॉर्मल डेफिनेशन आपको पता ही है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आपकी डिस्टेंस है, दूरी है, वो एक प्रकार से लेंथ हो सकती है। तो लेंथ की, क्षेत्रफल की और आयतन की डेफिनेशन की चर्चा करने की मेरे को इतनी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये सब हम छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं कि लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन क्या है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर दे सकते हैं कि जो लंबाई है, लंबाई में आपकी केवल एक डायमेंशन काउंट होगी, 1D। एक डायमेंशन से मान लेते हैं एक्स एक्सिस काउंट हो रही है। क्षेत्रफल में क्या होगा, आपकी 2 डायमेंशन काउंट होगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
तभी एक्स और वाई कन्वर्ट करके एक एरिया को कवर करेंगे, उससे हमारे पास क्षेत्रफल का निर्माण होगा। तो हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई। जबकि आयतन में क्या होगी, हमारे पास 3 डायमेंशन होगी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों काउंट होंगे। तो हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। तो ये हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं देखूं कि जो लंबाई है, लेंथ, ठीक है, इसका जो मात्रक है, तो मात्रक मैंने कितना बताया था, लंबाई का मात्रक कितना बताया था, मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक कितना होगा, मीटर इंटू मीटर, अर्थात कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये इनका मात्रक हो गया। अब हमें इनकी क्या लिखनी है, विमा लिखनी है। तो विमा लिखने के लिए मैंने तरीका बताया, यहां पर ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे MLT, M L N T, यहां पर लिखेंगे M L और T, और यहां लिखेंगे M L और T। आपको पता है लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तीनों का संबंध ना तो समय से है ना द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान की और समय की सबकी पावर कितनी आ जाएगी, 0 0। कितनी आ जाएगी, 0 0। जबकि लंबाई में लेंथ कितनी काउंट हो रही है, 1। एरिया में लेंथ कितनी काउंट हो रही है, 2। देखिए कैसे, लेंथ तो ओनली ये हो गई। अब आपको एरिया बनाना है, तो एरिया कैसे बनेगा, लंबाई और चौड़ाई। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इस क्षेत्रफल का निर्माण करोगे। ये तो हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। तो लंबाई तो चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल। तो इसमें 2 डायमेंशन काउंट होगी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो यहाँ पे एल की पावर कितनी लगा देंगे, 2। जबकि आयतन में हमारे पास क्या होगा, तीनों डायमेंशन काउंट होगी, इस प्रकार से। यहाँ पे आप क्यूब का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। एक्स एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग, वाई एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग और जेड एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से आयतन बनेगा। तो आयतन में टोटल कितनी लंबाई है, 3। तो यहाँ पर पावर कितनी लग जाएगी, L3। इस प्रकार ये तीनों विमीय सूत्र हो गए, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के। ये मात्रक हो गए, और ये जो पावर्स दिख रही है इनको हम बोलेंगे विमा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो लंबाई तो मुख्यतः जो काउंट होगा वो किस में काउंट होगा, 1D के अंदर। 1D मतलब 1 विमीय, 1 विमीय। 1 विमा का मतलब क्या होगा, जिसमें जहां कोई रिजल्ट है या प्रयोग केवल एक ही डायरेक्शन में काउंट हो रहा है। जैसे या तो कोई प्रयोग हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, या क्या हो रहा है वाई डायरेक्शन में, या हो रहा है जेड डायरेक्शन में। तो वो एक डायमेंशन, 1 डायमेंशन, DIM लिख देते हैं, एक डायमेंशन, एक विमीय का उदाहरण होगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक तार है और एक तार पर कीड़ा चल रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। एक पटरी है, वो पटरी एकदम सीधी है और उसके ऊपर एक ट्रेन दौड़ रही है एकदम सीधी सीधी, तो वो 1D का एग्जांपल होगी। इसी प्रकार एक तार है और तार में हमने मोती को पिरो दिया और उसको आगे गति करवा दिया, तो वो जिस दिशा में तार होगा एक डायरेक्शन में, उसी दिशा में मोती आगे गतिशील होगा। उसी प्रकार क्षेत्रफल के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कैरम बोर्ड का। कैरम बोर्ड एक सरफेस है, उसके अंदर क्या रखी हुई है, गिट्टियां रखी हुई है। जब हम क्या करते हैं, स्ट्राइकर से उसको स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, किक मारते हैं, उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा अंगूठे से किक करते हैं, तो क्या होता है कि जो गोटियां या स्ट्राइकर होता है वो क्षेत्रफल में क्या करते हैं, गति करते हैं। उनका एक्स और वाई दोनों चेंज होता है। तो यहां पर हम एरिया को इस प्रकार से समझ सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कोई मक्खी है, मक्खी कमरे में उड़ रही है, तो हर समय उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स, वाई और जेड। तो ये 3 डायमेंशनल का उदाहरण होगा, ये 2 डायमेंशनल का और ये 1 डायमेंशनल का। तो यहां पर तो लिख देते हैं एरिया क्या है, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय, और वॉल्यूम क्या चीज है, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय, दैट इज 1D, 2D एंड 3D। इसमें एक्स काउंट होगा, इसमें एक्स और वाई दोनों काउंट होगा, और इसमें एक्स, वाई, जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स का काउंट होंगे। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। हमारी अगली भौतिक राशि है, वह है दूरी तथा विस्थापन। इन दोनों का हम अध्ययन साथ में करेंगे। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस, और विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो दूरी की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मान लेते हैं आप यहां पर हैं स्थान A पर,
और आप स्थान ए पर ऐसे हैं और यहां से चलते हुए ऐसे घूमते हुए यहां पर आ जाते हैं बिंदु बी तक। आप ए पर हैं और आना कहां चाहते हैं, बी पर, तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, आप ऐसे भी आ सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है आप उस तरीके से आ सकते हैं। इसका मतलब दूरी की डेफिनेशन क्या होगी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आपने जितना भी पथ तय किया है उस पथ की जो टोटल लंबाई है वो क्या होगी, दूरी होगी। तो ये सब हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो हम चलेंगे, हम जितना पथ तय करेंगे उस पथ की जो लंबाई है, टोटल लंबाई पथ की, वो हमारी कहलाएगी दूरी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम मान लेते हैं बिंदु ए पर है, कौन से बिंदु पर है, बिंदु ए पर है, और आप बिंदु ए से बिंदु बी तक आना चाहते हैं, तो आप यहां से ऐसे भी आ सकते हैं, यहां से ऐसे भी आ सकते हैं और यहां से ऐसे भी आ सकते हैं। आपकी इच्छा है उस प्रकार से आ सकते हैं, अलग अलग पथ है। तो विस्थापन वह पथ होगा जिसमें डिस्टेंस सबसे न्यूनतम लगे। इसका मतलब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और उसकी जो अंतिम स्थिति है उसके मध्य की जो सीधी डिस्टेंस है, जो सीधी दूरी है या न्यूनतम डिस्टेंस मान सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो आपको दूरी और विस्थापन में अंतर पता चल गया होगा। दूरी क्या चीज है, किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय किया गया जो टोटल पथ है उस पथ की जो लंबाई है वह दूरी कहलाएगी। जबकि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था ए और अंतिम अवस्था बी के बीच की जो सीधी डिस्टेंस है, ये वाली जो चीज है, ये इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो इनकी डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो हम डायग्राम्स को यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं। तो दूरी और विस्थापन की डेफिनेशन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, दूरी और विस्थापन का क्या देखते हैं, सूत्र देख लेते हैं, या मात्रक देख लेते हैं, या क्या देख लेते हैं, विमा देख लेते हैं। तो जो दूरी होती है हम उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस से, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जबकि विस्थापन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स से। दूरी है, यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार के वेक्टर का निशान नहीं होगा, जैसा मैंने पिछली कक्षा में बताया था। जबकि जो विस्थापन होता है वह एक सदिश राशि है, तो एक्स के ऊपर वेक्टर लगाया जाएगा, तीर का निशान लगाया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर करवा दी थी मैंने पहले ही। जो एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। ऐसी राशियां जिनमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी वो तो हो जाएगी सदिश, और जिनमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी वो हो जाएगी अदिश। तो जो दूरी होती है वह कैसी राशि है, अदिश राशि, तो इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगेगा। और जो विस्थापन है वह कैसी राशि है, सदिश राशि, तो इसके ऊपर वेक्टर का निशान आ जाएगा। तो ये एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो आपको पता है लंबाई का मात्रक कितना होता है, लंबाई का मात्रक कितना होता है, मीटर। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। विस्थापन भी क्या एक प्रकार की लेंथ है, तो इसका भी मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर केवल एक लेंथ काउंट हो रही है, केवल एक ही लेंथ काउंट हो रही है। तो डिस्टेंस का और विस्थापन का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, दोनों का विमीय सूत्र सेम ही होगा, m0 L1 और T1, सॉरी T0, और इसका भी यही होगा m0 L1 T0। क्योंकि आपको पता है दूरी और विस्थापन में समय और द्रव्यमान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल किसका कॉन्सेप्ट है, लेंथ का कॉन्सेप्ट है। तो ये इनके विमीय सूत्र हो गए। इसके बाद में हम अतिरिक्त जानकारी में ये देखते हैं कि दूरी का जो मान है, दूरी का जो मान है वह सदैव धनात्मक ही होगा, सदैव क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। क्योंकि एक स्थान से स्टार्ट होंगे और आगे हम चलते जाएंगे तो वो आगे 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.6 इस प्रकार से काउंट होती जाएगी, वो हमेशा धनात्मक वैल्यू ही रहेगी। जबकि जो विस्थापन है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, यह नेगेटिव भी हो सकता है, और यह जीरो भी हो सकता है, शून्य। इसकी तीनों वैल्यूज होती है। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे किस प्रकार से है कि जो विस्थापन है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का तो हम समझ सकते हैं कि जब हम इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंगे डायरेक्शन के अंदर,
जैसे एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में है तब तो प्लस साइन आएगा, जब माइनस एक्स डायरेक्शन में है, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे तब माइनस एक्स डायरेक्शन में तो वहां पे माइनस का साइन आएगा। लेकिन विस्थापन की वैल्यू 0 कब होगी, ये हम थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक वस्तु यहां पर है, ये यहां से घूमना स्टार्ट हुई और चक्कर लगाकर पुनः उसी स्थान पर आ जाती है। यहां पर इसको ऐसे कर लेते हैं कि आपके पास कोई वस्तु है, ये यहां से घूमती हुई और वापिस पुनः अपने उसी स्थान पर आ जाती है। तो आपको विस्थापन की डेफिनेशन क्या बताई थी, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के मध्य की सीधी दूरी। इसकी प्रारंभिक अवस्था भी यही है और अंतिम अवस्था भी यही है, तो यहां पर विस्थापन इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि इसी स्थिति में हम देखें कि दूरी कितनी तय हुई है, तो जब वस्तु यहां से यहां तक आएगी तो विस्थापन तो 0 हुआ, लेकिन एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की, वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो इस एग्जाम्पल में हमने दूरी और विस्थापन दोनों को काउंट कर लिया, अध्ययन कर लिया। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि एक वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति मान लेते हैं यहां पर आ गई, ये यहां पर यहां आई है। तो अगर हम देखें कि इस स्थिति के अंदर दूरी और विस्थापन कितना है, तो आप दिमाग लगाएंगे कि दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जो हमारा वृत्त का सरकमफ्रेंस है उसकी जो वृत्त परिधि है उसका आधा, तो 2πr का आधा कितना हो जाएगा, πr। तो πr तो इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी वस्तु की। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कैसे निकलेगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, विस्थापन। तो अगर मैं मान लूं इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, कितनी है r, तो r एंड r कितना हो जाएगा, 2r। तो 2r क्या होगा हमारे इस एग्जांपल में, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन, और πr क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, दूरी और विस्थापन को एकदम क्रमवार तरीके से पढ़ लिया है। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। दूरी और विस्थापन के बाद में हम देखते हैं वेग, और यहां देखते हैं चाल। वेग और चाल भी एक दूसरे से संबंधित है। जैसे दूरी और विस्थापन कोरिलेटेड है, उसी प्रकार वेग और चाल भी कोरिलेटेड है। वेग को हम कहते हैं वेलोसिटी, वेग को हम कहते हैं वेलोसिटी, और चाल को हम कहते हैं स्पीड। दोनों का रिप्रेजेंटेशन v से ही होगा, दोनों का रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, v से। लेकिन जो चाल है वह एक अदिश राशि है, यह दूरी पर निर्भर करती है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है, वह दूरी पर निर्भर करती है। क्योंकि दूरी अदिश राशि है तो चाल भी कैसी राशि होगी, अदिश, तो इस पे वेक्टर का निशान नहीं आएगा। जबकि जो वेग होता है वह एक सदिश राशि है, वह विस्थापन पर निर्भर करती है, तो यह हम तीर का निशान लगा देते हैं। Then velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. अब यदि हम इनकी डेफिनेशन पे जाएं, इनकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा क्या होगी कि जैसे मान लेते हैं वेग और चाल का तो आपको पता ही है कि दिए गए समय में आपकी वस्तु कितना दूरी तय करती है। जैसे आपको कहते हैं चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल आप कहते हैं दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी वो उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो इसको देख के यदि हम वेग की डेफिनेशन बनाएं तो वेग का सूत्र या डेफिनेशन क्या होगी, दूरी की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन आएगा, विस्थापन बटा समय। तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उसका वेग कहलाता है, जबकि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस वो उसकी क्या कहलाती है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो अगर हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, हमने सूत्र देख लिया, सूत्र से अगर मात्रक बनाए तो मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक कितना होता है, मीटर। कितना होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक हो गया। इसी प्रकार चाल में दूरी है, दूरी का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर। यहां नीचे लिख लेते हैं,
दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड। इसका मतलब मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा, चाल का, और वेग का, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम ही मात्रक हो जाएगा। अगर हमें वेग और चाल का क्या करना है, बीमीय सूत्र निकालना है। क्या करना है, बीमीय सूत्र निकालना है। तो हम बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे एम एल टी, यहां क्या लिखेंगे एम एल टी। अब जरा वेग में देखिए, वेग में क्या है, मीटर। मीटर क्या चीज है, लंबाई। यहां पे आप जरा गौर करना। सबसे पहले देखते हैं मीटर पर सेकंड। वेग के सूत्र में द्रव्यमान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो द्रव्यमान की पावर कितनी लगा देंगे, 0। लेकिन इसके अंदर मीटर है, मीटर का संबंध किससे है, लंबाई से, और लेंथ की, यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो एल के ऊपर कितना लगा देंगे, 1 लगा देंगे। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर देखेंगे, वेग के सूत्र में समय का संबंध है, समय क्या है, टाइम, टी, और यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, सेकंड एक बार आए, तो टाइम की पावर कितनी है, 1। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ पर टी की पावर क्या लगा देंगे हम, -1। दैट इज L1 T M0 L1 T -1। ये वेग की क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र हो जाएगा। आप इन्हें रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, समझेंगे, सूत्रों के हिसाब से होगा। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, जो दूरी और समय है, तो इस सूत्र के अंदर द्रव्यमान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो द्रव्यमान की पावर कितनी आ जाएगी, 0। जबकि जो इस सूत्र में दूरी है, दूरी का संबंध लेंथ से है, और दूरी की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे एल की पावर कितनी लगा देंगे, 1। और समय, समय क्या है, समय भी एक बार है, दैट इज टाइम। अब जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, 1, -1 हो जाएगी। यहाँ पे टी की पावर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ये चीज है। इसी प्रकार जब हम देखेंगे कि चाल का संबंध दूरी से था, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, उसी प्रकार चाल भी हमेशा क्या होगी, धनात्मक ही होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। जिस प्रकार जो आपका विस्थापन था धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य था, उसी प्रकार वेग भी क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तीनों कंडीशंस हो सकती है वेग की वैल्यू। तो ये जो चार्ट है, ये वेग और किसका है, चाल का है। इसके पश्चात आज की जो लास्ट भौतिक राशि हम पढ़ेंगे वह होगी त्वरण। उसका संबंध वेग से होगा। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। तो हमारी अगली भौतिक राशि है, वह है त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले तो नोटेशन देख लेते हैं कि त्वरण का जो नोटेशन होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। जो हमारी त्वरण भौतिक राशि है वह वेग पर निर्भर करती है। वेग एक सदिश राशि है, तो त्वरण भी कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी। एक तो ये देख लेते हैं, वेक्टर लगा देते हैं इसके ऊपर। तो जिस प्रकार आपका विस्थापन और वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य था, उसी प्रकार त्वरण पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये तो हमने देख लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, त्वरण है क्या। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, कोई भी वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय के सापेक्ष विस्थापित होगी या आगे गति करेगी, तो हम क्या कहेंगे, वस्तु में क्या है, वेग है। समझ रहे हैं? जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय के साथ साथ क्या होगी, गतिशील होगी, तब हम कहेंगे उसमें क्या है, वेलोसिटी है। और अगर उसकी वेलोसिटी भी समय के साथ में चेंज हो रही है, जैसे पहले 1 सेकंड में वो 1 मीटर पर सेकंड, पहले स्टार्टिंग में वो 1 मीटर में 1 सेकंड चलती, 1 सेकंड में 1 मीटर चलती है, दूसरे 1 सेकंड में वो क्या चलती है, 3 मीटर चलती है, तीसरे सेकंड के अंदर वो क्या करती है, 5 मीटर चलती है, फिर से 4 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 6, 7। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यदि किसी वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है। वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे वस्तु में क्या है, त्वरण है। और यदि वस्तु का वेग कांस्टेंट है, जैसे हर मिनट में या हर सेकंड में वो एक ही विस्थापन को तय कर रही है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, तब हम कहेंगे कि उस वस्तु का त्वरण कितना है, 0 है। और जब त्वरण 0 होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वो एक वस्तु नियत वेग से गति करेगी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा आपको गौर करके देखना पड़ेगा कि त्वरण की जो
एक्चुअल डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनेगा v/t, वेक्टर लगा देते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु का समय के सापेक्ष वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे वस्तु में क्या है, त्वरण है। अगर किसी वस्तु का वेग नियत है, किसी वस्तु का वेग क्या है, यहां पर कंडीशन लगा देते हैं नियत, इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, नियत का मतलब क्या, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे उस वस्तु का जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो त्वरण 0 की कंडीशन है वो तो मैंने यहां पर आपको बता दी कि जब कोई वस्तु गतिशील होगी, कौन से वेग से, नियत वेग से, हर सेकंड में हर मिनट में वो नियत विस्थापन को तय कर रही है, तो उसका वेग नियत होने से उसका त्वरण कितना हो जाएगा, 0, तो उसको नियत वेग से गतिशील वस्तु माना जाएगा। तो त्वरण 0 का तो मैंने बता दिया। अब यदि मेरे को त्वरण पॉजिटिव लेना है, एक्सीलरेशन क्या लेना है, पॉजिटिव, तो इसका एग्जांपल कैसे लेंगे कि जैसे पहले सेकंड में वस्तु 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इसका मतलब वस्तु का जो त्वरण है वो एक निश्चित तरीके से बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसका मतलब उसके अंदर एक्सीलरेशन है, भाई वेग तो परिवर्तित हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो जो बढ़ता हुआ त्वरण है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, वो क्या किस श्रेणी में आएगा, प्लस, पॉजिटिव के अंदर। इस प्रकार मैं इसका उल्टा कर दूं, पहले कोई वस्तु चल रही है और धीरे धीरे उसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते घटते वो स्थिर अवस्था में आ जाती है, तो सबसे पहले उसका त्वरण मान लेते हैं 10 है, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, इस प्रकार से घटता हुआ जो त्वरण है उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और उसका एक नाम और होता है, इसे हम बोलते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन, डी एक्सीलरेशन। तो जब भी कोई वस्तु मंदित गति करेगी, तो मंदित गति करेगी तो वो डी एक्सीलरेटेड होगी और उसके अंदर नेगेटिव साइन आएगा, और बढ़ता हुआ त्वरण पॉजिटिव का एग्जांपल आएगा, और 0 एक्सीलरेशन का मतलब होगा कि वस्तु नियत वेग से गतिशील है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, आज की क्लास में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल और त्वरण, इतनी भौतिक राशियों को परिभाषित किया, उसका सूत्र समझा, उसके सूत्र से मात्रक निकाला, और मात्रक के बाद में हमने उसका क्या देखा, विमा देखी। अब एक्सीलरेशन की मात्रक और विमा बची हुई है, उसको हम देख लेते हैं। जो वेग है, वेग का मात्रक मैंने कितना बताया था, वेग का मात्रक बताया था मैंने मीटर प्रति सेकंड, अभी बताया था, और एक समय हो रहा है तो यहां पर कितना काउंट हो जाएगा, सेकंड, तो सेकंड और सेकंड काउंट हो गए, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो अंतिम रूप से मात्रक क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, त्वरण का। और यदि इसकी सहायता से हम इसका विमेय सूत्र निकालना चाहे तो विमेय सूत्र भी बहुत आसान है, यहां पर निकाल लेते हैं इसका विमेय सूत्र। यहां पर लिख लेते हैं MLT, M, L और T। आपको पता है इसमें द्रव्यमान नहीं है तो पावर कितनी लगा देंगे, 0। अब आपको पता है मीटर, मीटर क्या चीज है, लेंथ, लेंथ की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे पावर 1 है तो L की पावर 1। अब आपको पता है नीचे क्या है, समय, समय की पावर कितनी है, 2, और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -2, तो यहां पर हम लगा देंगे -2। तो L1T - 1 तो वेग या चाल की क्या हो जाएगी, विमेय सूत्र हो जाएगा, और L1T - 2 किसका हो जाएगा, एक्सीलरेशन का विमेय सूत्र हो जाएगा, जबकि 1 और -2 इसकी क्या हो जाएगी, विमा। तो आज जितनी भी भौतिक राशियां मैंने आपको बताई है, आप उनका रिवाइज करेंगे होमवर्क में, और रिवाइज करने के पश्चात जो आपकी बुक है, किताब है, उसके अंदर बहुत सारी भौतिक राशियां दी गई है। मैं लगभग भौतिक राशियों को कक्षा में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने से प्रयास करें और भौतिक राशियों के सूत्रों से उसके मात्रक और उसकी विमा निकालने का प्रयास करें। ये हमेशा 2-3 दिन के लिए आपका होमवर्क भी रहेगा। बहुत सारी भौतिक राशियां, कम से कम 50-60 भौतिक राशियां हैं, तो आप घर पे बैठ के इनका रिवाइज करें।